आदाब। शहर लखनऊ के सिलसिले में यानी उसकी तहज़ीब और उसकी तारीख़ के हवाले से अक्सर कुछ ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं कि वो बातें या तो मुबालगे का असर होता है यानी एग्जैजरेशन होता है, या कुछ अंदाज़ ये होता है कि यहाँ की तहज़ीब का एक कैरिकेचर बताना और उसको हेज करना, उसकी अहमियत को कम करना और उसका मजाक बनाना होता है। इस सिलसिले में ये कहते हुए बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि वो लोग जो बाहर शहरों से आकर लखनऊ में आबाद हुए, यहीं खूब फूले फले, यहीं से पूरा नाम उन्होंने पाया, लेकिन किया उन्होंने यही कि लखनऊ की तहज़ीब का कैरिकेचर बनाया। इसी सिलसिले में एक बात बहुत मशहूर है, जिस बात को लेकर बॉबी फिल्म में राज कपूर की गाना भी था कि कहीं हम लोगों की उस अंदाज में गाड़ी ना छूट जाए जिस तरह से लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी छूट गई थी, पहले आप कहते हुए। अब ये पहले आप जो है, ये नाइसेस्ट ऑफ सिविलिटीज की अलामत है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। पहले आप का मतलब ये कि कहीं कोई जाना चाहता है तो उसको पहले जाने दें, या कोई चीज़ लेना चाहता है, कोई प्यासा है तो उसको पहले पानी पीने दें, यानी दूसरे के आराम को, दूसरे की सहूलत को अपनी सहूलत और आराम पर तरजीह देना, प्रेफरेंस देना, वरीयता देना, ये इसकी स्पिरिट है। और उसका इस तरह से मजाक बनाया गया। ये तो खैर अंग्रेज़ों की एक पूरी साजिश थी, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने राइट की थी सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के दौर के सिलसिले में, जो उन्होंने अवध ब्लू बुक जो जारी की थी उसमें। अगर पहले आपको पूरी दुनिया में आज लोग अपना लें तो ना कहीं रेल की लाइन में धक्का मुक्की होगी, ना बस में, ना होटलों में, ना कहीं भी, ना कोई भगदड़ भी नहीं मचेगी किसी मेले ठेले में, क्योंकि सब इसमें होंगे कि आप पहले निकल जाइए, उसके बाद सुकून से हम यहाँ से रवाना होंगे। दूसरी बात ये कही जाती है, और ये बड़े एक हमने हिस्ट्री के चैनल पर ये बात देखी, न मालूम कौन से हिस्टोरियन हैं जो ऐसी बातों को दर्ज करते हैं और लोगों में उसको शाया करते हैं और आम करते हैं। कहा कि नवाब वाहिद अली शाह बहादुर, अवध के आखिरी ताजदार, अंग्रेज़ों से इसलिए नहीं बच पाए कि जब फौज आई अंग्रेज़ों की तो उनको कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं था। अरे अंग्रेज़ उनके सामने यहाँ आए कब थे लड़ने के लिए? गदर शुरू हुआ है 10 मई को, और वो यहाँ से महीनों पहले कलकत्ते के लिए रवाना हो चुके थे। और कलकत्ते भी वो कोई कैदी बन के नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी मर्जी से कलकत्ता गए थे, क्योंकि कलकत्ते से इंग्लिस्तान का सफ़र ज़्यादा होता था। वहाँ से वो गए थे इस नीयत के साथ कि वो जाएंगे और अपनी अर्दाश्त जो है, यानी अपनी पटिशन जो है, वो मलका विक्टोरिया के सामने पेश करेंगे, मलका इंग्लिस्तान के सामने, कि हमारे साथ कैसी ज़्यादती की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और हमारी हुकूमत जो है वो हमसे छीन ली है। इस सिलसिले में वो कलकत्ते गए थे और मटिया बुर्ज में उनका क़याम रहा। आखिर बाद में हालात बहुत बदले, फिर वो 30 बरस तक वहीं मुकीम रहे। अच्छा, ये आप मान लीजिए कि लखनऊ के लोग ऐसे थे कि जो जूतियां अगर पहनाने वाला नहीं हो तो पलंग के ऊपर से पैर नहीं गिराते थे या उतारते थे। तो आखिर ये 6 महीने तक लखनऊ की रेजिडेंसी को कौन घेरे रहा था? ये कहाँ के लोग थे? ये अहले लखनऊ थे, ये लखनऊ के लोग थे, अवध के लोग थे, अतराफ की जो ताल्लुक़दारियाँ थी उनकी फ़ौजें थी, उनके सिपाही थे जो लड़े हैं बग़ैर बादशाह के। इस बहादुरी का और इस जानिसारी का कहीं कोई तस्करा ही नहीं होता। और ये कि झूठी बात कि उनको कोई जूतियाँ पहनाने वाला नहीं था, बिल्कुल गलत बात है। और हमारी गुजारिश है अहले लखनऊ से, वो जहाँ भी हों, कभी इस बात का इस तरह से अगर कोई मजाक बनाया जाए और इसका तस्करा हो तो उसकी तरदीद कीजिए वहीं पर, और इसको कॉन्ट्रडिक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि बिल्कुल ये तारीखी वाक़या नहीं है। नवाब वाहिद अली शाह बहादुर जो थे वो गदर से पहले ही कलकत्ते के लिए रवाना हो चुके थे। तीसरी बात जो लखनऊ के सिलसिले में बहुत आम है और हर जगह इसका तस्करा होता है कि लखनऊ में शुरफा जो थे वो अपने बच्चों को तवाइफ़ों के कोठों पर भेजते थे ताकि वो वहाँ तहज़ीब और तमीज़ सीखें। मुमकिन है कभी किसी के साथ हुआ हो, लेकिन हमारी जो दरियाफ्त है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि तवाइफ़ों के कोठों पर जो है वो शुरफा के बच्चे जाकर तमीज़ सीखें। हाँ, ये बात है कि तवाइफ़ों की अपनी एक तहज़ीब और तमीज़ होती थी और उनकी खुददारी भी थी। उस सिलसिले में हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं जो हमने अपने बुज़ुर्ग से सुना है। किस्सा यूँ है कि लखनऊ में सिर्फ चौक में नहीं बल्कि गदर के बाद अमीनाबाद में भी कुछ तवाइफ़ें जो थी वो आबाद हो गई थी। एक बड़ी मशहूर तवाइफ़ थी, उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। उनसे और एक बहुत बड़े राजा साहब थे, बड़ी रियासत के राजा साहब थे, उनसे कुछ उनकी दिलजोई हो गई। अरे साहब, अब तो राजा साहब सुबह शाम जो थे वो कोठे पर ही रहने लगे। अब रानी साहब को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने अपने मैनेजर यानी होता था
जैसे बड़ी स्टेट्स में, रूलिंग स्टेट्स में दीवान और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉन रूलिंग स्टेट्स में, ताल्लुकदारी की स्टेट्स थी, उसमें मैनेजर होते थे, स्टेट मैनेजर। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, और मैनेजर बड़े राजदार होते थे महलों के, उन्होंने उनसे कहा कि साहब इनको उससे जो है वो निजात दिलाइए, उस तवाइफ से। तो मैनेजर साहब उनके साथ साथ रोज़ जाने लगे राजा साहब के साथ, तो पीछे बैठ के वो जो भी वो गज़लें गाती हों, डांस करती हों, जो भी हों, उसमें वो शरीक होते थे। बराबर से तो बैठते नहीं थे, वो मैनेजर थे, वो राजा साहब थे। यहाँ पर एक बात आपको हम और बताएं कि तवाइफों के फरमाइश के अंदाज कैसे होते थे। अब ये राजा साहब जो थे अपनी मोटर पे जाते थे वहाँ, और उस ज़माने में लखनऊ में गिनी चुनी मोटरें थी, कुछ राजाओं के पास थी और कुछ जो अंग्रेज़ अफसरों के पास थी, बड़े अंग्रेज़ अफसरों के पास। और ज़्यादातर अंग्रेज़ अफसर जो थे वो साइकिलों पर शोला हैट लगाए हुए, वो गेलिस उसमें गेटिस लगाए हुए पतलून में साइकिलों पर घुमा करते थे। जो बहुत बड़े अफसर होते थे वो मोटरों पर आते थे। तो उस तवायत ने राजा साहब से कहा कि सरकार आप यहाँ रोज़ जब आते हैं तो पूरे महल्ले में और पूरे शहर में इसका चर्चा होता है, आपकी बड़ी बदनामी होगी, आपका नाम खराब होगा इसमें, क्या आप यहाँ रोज़ आते हैं? उन्होंने कहा कि यूँ ये बात कैसे मालूम होती है कि हम रोज़ यहाँ आते हैं? तो उसने कहा कि आपकी मोटर यहाँ नीचे खड़ी होती है हमारे कोठे के। बस राजा साहब समझ गए कि ये क्या चाहती हैं। वो गए और 2-3 दिन के अंदर वैसी ही मोटर उनके यहाँ खड़ी करवा दी नीचे, यानी गिफ्ट कर दी उस तवाइफ को। कहा देखो अब ये मोटर हर वक्त यहाँ रहेगी, तो हमारी मोटर ज़रा दूर रहेगी तो लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि हम आ रहे हैं कि जा रहे हैं, और तुम्हारी भी जो है वो इसमें कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं होगा। बहरहाल ये तो देखिए उसका तरीका था तवाइफ का फरमाइश को पूरा करवाने का। दूसरी बार ये हुआ कि साहब वो मैनेजर साहब जो थे राजा साहब के पीछे बैठे हुए थे, और राजा साहब ने किसी बात पर खुश होकर जो गले में सच्चे मोतियों का हार पहने हुए थे वो उतार के उस तवाइफ को देना चाहते थे कि पीछे से मैनेजर की आवाज़ आई कि गुस्ताखी माफ़ सरकार, ये हार आप किसी को दे नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों, ये हार हमारा हार है। उन्होंने कहा आपका तो है लेकिन ये आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा ये क्यों? उन्होंने कहा जब आपके दादा मरहूम जो थे वो स्टेट विजिट पर हैदराबाद गए थे तो निज़ाम ने उनको ये तोहफे में दिया था, तो ये स्टेट ट्रेजरी की चीज़ है, ये आपकी ज़ाती नहीं है, आप देना चाहें तो दें। राजा साहब को ये बात अपने मैनेजर की बहुत नागवार गुजरी, लेकिन क्या करते, वो हार तो उस तवाइफ को दे चुके थे। खैर उस तवाइफ ने भी उसको तस्लीम करके रख लिया। इस बात को लेकर राजा साहब और उनके मैनेजर साहब में बहुत दिन तक जो थी वो एक नाइत्तेफाकी सी रही। राजा साहब उनसे मुंह फुलाए रहे, लेकिन बात क्योंकि मैनेजर ने सही कही थी इसलिए उसको कायदे से और किसी आर्गुमेंट से उस बात को काट नहीं सकते थे। कुछ इतनी दूरियां हुई कि राजा साहब ने वहां उस तवाइफ क्या जा रही छोड़ दिया, इतने शर्मिंदा हुए उस तवाइफ से वो इस बात को लेकर। एक दिन क्या हुआ कि मालूम हुआ उसी कोठे से उसी तवाइफ का एक हरकारा राजा साहब के यहाँ महल पे आया और उसने कहा मैनेजर साहब से मुलाकात करनी। उन्होंने कहा हो। जब वो गया वहां उनको उसके सामने तो उसने कहा कि उन्होंने फरमाया है फलाना, फर्ज कीजिए उनका नाम दिलरुबा जान है। उन्होंने कहा दिलरुबा जान ने ये फरमाया है कि शहजादे की जो सालगिरह आ रही है, तीसरी सालगिरह, वो उसमें उन शहजादे पर से सदका उतारना चाहती हैं, तो आप ये बेहतर समझे तो आप इनको उनके कोठे पर लेकर चले आए। खैर उन्हीं ने रानी साहब से बताया मैनेजर साहब ने कि साहब उस तवाइफ की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझको कहलवाया कि मैं शहजादे को, अरे उन्होंने कहा हाशिर लिल्लाह हाशिर रहमान, कानों पे हाथ रखो, हमारे शहजादे जो हैं वो तवाइफों में कोठों पर जाएंगे, ये हो नहीं सकता है कभी। और बिल्कुल अब आदमी आए तो उससे मुलाकात भी नहीं करो। अब वो फिर आया कि आपका जवाब क्या है, इन्होंने जो जवाब दिया फिर वो वापस आया, उसका जवाब लेके उसने कहा वो कहती हैं कि अगर शहजादे नहीं आएंगे हमारे कोठे पे तो हम खुद आ जाएंगे। तो ये तो बड़ा उनके लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट होगा कि महल के दरवाजे पे खड़ी एक तवाइफ जो है वो कुछ कहे सुने। खैर बड़ी इस पे जिसको कहते हैं हिंदी में मंत्रणा हुई, बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगाया गया इसमें, और मैनेजर साहब ने कहा कि तरकीब ये है कि हम शहजादे को खुद ले जाते हैं और अपनी हिफाजत में ले जाएंगे और फ़ौरन ले आएंगे। खैर जिस दिन उनकी सालगिरह थी शहजादे की, वक्त मुअय्यन पर वो निकले साहब, उनको बिल्कुल तैयार किया गया ख़ास मौक़ों की तरह से, बहुत उम्दा टोपी लगाई गई, शेरवानी और सलीम शाही जूतियाँ उनको पहनाई गई। इतने छोटे से थे वो मैनेजर साहब की गोद में आ गए और गाड़ी में बैठे और वहाँ अमीनाबाद पहुँच गए। कोठे पे जब वो पहुँचे तो मालूम हुआ वो मुंतज़िर थी, वो जो तवाइफ थी, उन्हीं ने उनको चौकी रखी थी चांदी की, उस पर बहुत अच्छा कुछ कपड़े बिछे हुए थे और उस पर उनको शहजादे को बिठाया, उनकी बलाएँ ली और उसके बाद में काला दाना उतार के अंगीठी पे, कोयले की अंगीठी थी, उसमें डाल दिया
और रानी साहब ने इनसे कहा था कि हमारे बच्चों को कुछ खाने मत देना वहाँ, क्योंकि एक ये टोटका था कि सफ़ेद चीज़ पे पड़ के लोग शक्कर पे बर्फ़ी पे टोटका कर देते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। चाहे उसने बर्फ़ी उनको देना चाहिए तो मैनेजर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी इतनी बात मान ली, मगर अब कुछ खिलाओ नहीं शहजादे को। शहजादे बेचारे 3 बरस के, क्या समझे, इधर उधर देख रहे हैं क्या हो रहा है। खैर उन्होंने उनको गोद में जैसे ही उठाया, उन्होंने कहा रुकिए मैनेजर साहब। उन्होंने हाथ बढ़ाया तवाइफ ने, और मालूम हुआ कि एक पोटली थी छोटी सी, और वो खोली और उसमें से एक सच्चे मोतियों का हार शहजादे के गले में डाला और कहा अब आप इनको ले जा सकते हैं। अब शहजादे को लेकर वो मोटर में बैठे और वो रास्ते भर देखते जा रहे हैं, तो वही हार है जिसके लिए हमने इसको ताना दिया था। खैर महल में आए तो रानी साहब जो थी वो पोर्च के ऊपर पर्दे के पीछे से झांक रही कि मेरा बच्चा कब आएगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाथ में लेके शहजादे को रानी साहब की गोद में दिया। रानी साहब ने खूब प्यार किया। अब जो उस हार को देखा तो उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा ये उस तवाइफ ने शहजादे को उनकी सालगिरह पर ये तोहफे के तौर पर दिया। वो राजा साहब के पास लेके गए इन दोनों को। राजा साहब जो थे वो अपने बाग की तरफ कहीं देख रहे थे। जब ये देखा उन्होंने उस हार को तो राजा साहब की आंखें भर आईं और उन्होंने गालिब का एक मिसरा पढ़ा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इस तरह से आप हजरात ने गौर फरमाया कि लोग अपने बच्चों को तवाइफों के कोठों पर तहजीब सीखने नहीं भेजते थे। ये एक इत्तेफाक हुआ होगा, जैसे ये किस्सा है, कोई और भी किस्सा हो गया होगा, कुछ ऐसी बात हो गई होगी कि उसको लोगों ने गढ़ के उसमें नमक मिर्च लगा के एक चीज़ राइज कर दी कि लखनऊ में तहजीब सीखने लोग कोठों पर जाते थे। हाँ, तवाइफों का अपना एक मिजाज होता था, उनके तरीक़े होते थे। जैसे फरमाइश का तरीक़ा था उस तवाइफ का, कैसी खूबसूरती से उसने फरमाइश की, मोटर आके दरवाजे पर खड़ी हो गई उनके। इसी तरह से उनके आदाब, नशिस्त बर्खास्त के सब तरीक़े होते थे, कहने सुनने के अंदाज़ होते थे। तो वो जो लोग उनके रसिया होते थे उनके लिए होते थे, उनके बच्चों के लिए थोड़ी होते थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोठों पर लोग तहजीब सीखने जाते थे। हाँ, कोठे पर शहजादे गए थे, इस सिलसिले में गए थे जो हमने आपको किस्सा सुनाया। अब आज के इस एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है। इजाज़त लेने से पहले वही एक गुजारिश कि अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को आप देखते रहें, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें और उनसे भी कहें कि बेहतर होगा कि आप इसको यूट्यूब पर देखा करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।